Chapters 545 Ma Hongye, 546 The Way Forward for the Insignificant People, 547 Search for Success, 548 Inheritance Hidden in Eerie Fire Python's Den. Chapter Start, Chapter 545 Ma Hongye एक मामूली इंसान के लिए एक गू इमॉर्टल के खिलाफ साजिश रचने की कितनी औकात हो सकती है? फैंग युआन भले हाई रैंक 5 पीक स्टेज का गू मास्टर था, लेकिन उसके लिए भी इमोर्टल और मोर्टल के बीच की सरहद को पार करना लगभग इम्पॉसिबल था। फैंग युआन अपनी पिछली जिंदगी में एक गू इमोर्टल था, शायद ही कोई मामूली इंसान होगा जिसे इस बात की उससे ज्यादा गहरी समझ हो। खुशकिस्मती से फैंग युआन के प्लान में सिर्फ वो अकेला एक मोर्टल नहीं था जो एक गू इमोर्टल के खिलाफ जा रहा था। वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की ताकत का इस्तेमाल करने वाला था, अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से मिली रोशनी का सहारा लेने वाला था और लंग या लैंड स्पिरिट से मिली कीमती जानकारी का भी। इन सब चीजों ने उसके प्लान के सफल होने की उम्मीद को बढ़ा दिया था। इन सब के साथ उसके पास इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर को हासिल करने का 20% चांस था। 20% की संभावना डांग पहाड़ को बचाने के 3 तरीकों में से सबसे ज्यादा थी। सिर्फ एक इमॉर्टल गू हाई इमॉर्टल गू ग्रुअल मड का मुकाबला कर सकता था। अपने 500 साल के अनुभव और विशाल दृष्टिकों के आधार पर फैंग युआन सिर्फ 3 ऐसे इमॉर्टल गू के बारे में जानता था जो डांग पहाड़ को बचा सकते थे। पहला था रैंक 6 अर्थ पाथ का टर्न रॉक गू। ये गू वेस्टर्न डेजर्ट के रैंक 6 गू इमॉर्टल सन सीयू के पास था। दूसरा भी एक अर्थ पाथ का रैंक 6 इमॉर्टल गू रीबिल्डिंग माउंट डोंगशान था, जो ईस्टर्न सी के हैशी ब्लेस्ड लैंड में था। तीसरा था टाइम पाथ का रैंक 6 इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर। ये गू अभी तक बनाया नहीं गया था और ना ही ये कुदरती तौर पर बना था। इसका मालिक ताई बाईयून शेंग इस वक्त सिर्फ एक रैंक 5 गू मास्टर था। टर्न रॉक गू को छीनने के लिए फैंग युआन को गू इमॉर्टल सन सीयू से निपटना पड़ता, जो 1 दर्जन सालों से भी ज्यादा समय से गू इमॉर्टल था। और अगर वो रिबिल्डिंग माउंट डोंगशान के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता तो हालत और भी खराब हो जाते। फैंग युआन गू इमॉर्टल्स की नजर में आ जाता, और क्या वो एक मोर्टल होकर इमॉर्टल गू एक्सचेंज कर पाता? ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे कोई बच्चा सोना लेकर ब्लैक मार्केट में घूम रहा हो। इसलिए इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर का तीसरा प्लान सबसे कम रिस्क वाला और सफलता की सबसे ज्यादा उम्मीद वाला था। भले हाई ताई बाईयून शेंग गू इमॉर्टल बैन भी जाता, वो सिर्फ एक नया नोकिया होता और ताकत में आए इस बड़े बदलाव से अनजान होता। तजुर्बेकार सुन सीयू और हैशी ब्लेस्ड लैंड के गू इमॉर्टल्स के ग्रुप के मुकाबले इस दुश्मन से निपटना कहीं ज्यादा आसान था। नॉर्दर्न प्लेन्स, दिसंबर का महीना। बर्फीला तूफान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था और ज्यादा बार दिखने लगा था। भले ही तूफान ना भी हो, साफ सफेद बर्फ ने पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को ढक लिया था और झुलसा देने वाली धूप भी कमजोर पड़ गई थी। 10 साल वाला बर्फीला तूफान अब और भी करीब आ रहा था। टियन श्वान, गरम तालाब की घाटी। सरदार, यह स्पिरिट स्प्रिंग सी है। मा यिलियांग ने चिंता से सूखे हुए स्पिरिट स्प्रिंग की तरफ इशारा करते हुए मा यिंगजिए को बताया। मा यिंगजिए की भाभी गहरी चिंता में सिकुड़ गई। यह स्पिरिट स्प्रिंग सी, गरम तालाब की घाटी के बचे हुए 3 स्पिरिट स्प्रिंग्स में से एक था। फ्लैट जब ये सूख गया था, मा ट्राइब को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ स्पिरिट स्प्रिंग और भी बचे थे। ये मा ट्राइब के लिए एक तबाही वाली खबर थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के स्पिरिट स्प्रिंग्स दूसरे इलाकों के स्पिरिट स्प्रिंग्स से अलग थे। नॉर्दर्न स्प्रिंग्स में पानी कम और मुंह छोटा होता था, इसलिए वो तेजी से फूटते थे और उनकी नींव कमजोर होती थी, इसलिए वो सबसे कम समय तक चलते थे। ईस्टर्न स्प्रिंग्स संख्या में बहुत थे। सदर्न स्प्रिंग्स धीरे धीरे बहते थे। नॉर्दर्न स्प्रिंग्स तेजी से और वेस्टर्न स्प्रिंग्स साफ सुथरे होते थे। सदर्न बॉर्डर में एक मीडियम साइज्ड कबीला एक स्पिरिट स्प्रिंग का इस्तेमाल करके 10 साल से ज्यादा तक टिक सकता था। जब तक वो स्पिरिट स्प्रिंग का हद से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वो उसके पतले और लगातार बहते पानी का इस्तेमाल करते रह सकते थे। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स में मामला अलग था। नॉर्दर्न प्लेन्स में स्पिरिट स्प्रिंग्स जल्दी बनते थे और जल्दी ही खत्म भी हो जाते थे। ऊपर से नॉर्दर्न प्लेन्स में होने वाली भयानक लड़ाइयों के कारण एक मीडियम साइज ट्राइब को अपने आप को बनाए रखने के लिए कम से कम 3 या 4 स्पिरिट स्प्रिंग्स की जरूरत पड़ती थी। मा यिंगजी ट्राइब में वापस आने के बाद मा ट्राइब का नया सरदार बना था। मा ट्राइब सुपर ट्राइब लेवल तक पहुंचने की कोशिश में हार गया था और अब एक छोटे से ट्राइब में सिमट गया था, जिसके कारण बड़ी सी गर्म तालाब की घाटी खाली और सुनसान लग रही थी। मा ट्राइब के पास राशन और पानी के स्रोत थे और उन्होंने काफी तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन एक स्पिरिट स्प्रिंग एक ऐसी चीज थी जो एक गू मास्टर की कल्टीवेशन के लिए जरूरी और अहम रिसोर्स था। एक बार बर्फीला तूफान शुरू हो गया तो गर्म तालाब की घाटी जैसी जगह ही आखिरी शरण बन जाती। सिर्फ जानवरों के झुंड ही नहीं, दूसरे गू मास्टर्स भी यहां आकर रहते।
जगह के मालिक होने के नाते मा ट्राइब को न सिर्फ बर्फीले तूफान का सामना करना था, बल्कि इन लोगों से समझौता भी करना था। स्पिरिट स्प्रिंग से मिलने वाले प्राइमेवल स्टोन्स एक गू मास्टर की लड़ाइयों को सपोर्ट करने की रीढ़ एज की हड्डी थे। ए फ्लैट मा ट्राइब की 3 रीढ़ की हड्डियों में से एक टूट चुकी थी। कमजोर मा ट्राइब, जिसकी नींव का सिर्फ 30% हिस्सा बचा था, स्पिरिट स्प्रिंग सी के सूख जाने से अचानक 10% और कम हो गया। लेकिन मा यिंग जिए के पास ऐसी समस्या से निपटने का कोई उपाय नहीं था। अगर उसके पास एक रिवर एज बिफोर गू होता तो वो तुरंत स्पिरिट स्प्रिंग सी को उसकी पहली जैसी हालत में ला सकता था, इस समस्या को सुलझा सकता था, लेकिन उसके पास वो नहीं था। सरदार, क्या स्पिरिट स्प्रिंग्स सच में इतने जरूरी हैं? फेई काई ने वापसी के रास्ते में पूछा। ट्राइब में वापस आने के बाद मा यिंग जिए को बचाने वाले एक एहसानमंद के रूप में उस तुरंत उसकी गुलामी से आज़ाद कर दिया गया था और अब वो एक आज़ाद इंसान था। ए फ्लैट भी वो मा यिंग जी का पर्सनल अटेंडेंट था। मा यिंग जी ने चिंता से सिर हिलाया। एक स्पिरिट स्प्रिंग के सूखने का गू मास्टर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, और गू मास्टर्स एक ट्राइब के स्तंभ होते हैं। हमारे मा ट्राइब को न सिर्फ बर्फीले तूफान के दौरान हर तरह की आफतों से लड़ने के लिए एक अहम ताकत के रूप में गू मास्टर्स की जरूरत है, बल्कि तूफान के बाद ट्राइब को डेवलप करने के लिए नए रिसोर्सेज के लिए लड़ने की भी। फेई काई ने हैरानी से कहा और फिर चलते चलते पूछा, तो क्या हम नए स्पिरिट स्प्रिंग्स नहीं ढूंढ सकते? हमारी गर्म तालाब की घाटी इतनी बड़ी है, कौन कह सकता है कि यहां सिर्फ ये 3 हाई स्पिरिट स्प्रिंग्स हैं? फेई काई की बातों में उसकी आशावादी सोच साफ झलक रही थी। मा यिंग जी ने एक कड़वी मुस्कान दी। नॉर्दर्न प्लेन्स के स्पिरिट स्प्रिंग्स सच में कम समय में बन सकते हैं। हो सकता है गर्म तालाब की घाटी में चौथा स्पिरिट स्प्रिंग हो, लेकिन इसकी संभावना 0 के बराबर है। असल बात यह है कि हर 10 साल में जब बर्फीला तूफान करीब आता है तो नॉर्दर्न प्लेन्स के सभी इलाकों में स्पिरिट स्प्रिंग्स सूखने और मरने लगते हैं। तूफान के चले जाने के बाद बड़ी संख्या में नए स्पिरिट स्प्रिंग्स फूटते हैं। इस वक्त नॉर्दर्न प्लेन्स के सभी इलाकों में पानी और हरियाली भरपूर होती है और तुम्हें हर सोली पर एक स्पिरिट स्प्रिंग भी मिल सकता है। वो हर ट्राइब और हर जानवर के झुंड के बढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है। ऐसा था क्या? फेई काई को तब जाकर एहसास हुआ कि वो इतना लंबा जी चुका था और अब भी अनजान था और ऐसी स्थितियों से वाकिफ नहीं था। आह! अचानक वो चीखते हुए साइड में गिर गया। वो लोग एक चट्टान के किनारे वाले रास्ते पर चल रहे थे। खुशकिस्मती से वो एक हल्की ढलान थी, कोई गहरी खाई नहीं। फेई काई का पैर फिसल गया था और वो ढलान से नीचे लुढ़क गया, गिरते हुए चीखता रहा। ये लड़का! मा यिंग जिए को फेई काई की लगातार मजाकिया चीखों से हंसी आ गई। उसकी चिंता से सिकुड़ी भावें थोड़ी रिलैक्स हो गई। बेवकूफ, तुम अब चल भी नहीं सकते? जल्दी ऊपर चादो, हम। मा यिंग जिए अचानक रुक गया। उसकी एरी हैरानी से फैल गई जब उसने ढलान से फूटते हुए एक बिल्कुल नए स्पिरिट स्प्रिंग को देखा। इस स्पिरिट स्प्रिंग का मुंह एक पत्थर से ढाका हुआ था, लेकिन यह पत्थर लुढ़कते हुए फेई काई ने धकेल दिया था, जिससे ढाका हुआ स्पिरिट स्प्रिंग सामने आ गया। ये साफ तौर पर हाल ही में बना एक स्पिरिट स्प्रिंग था, वरना मा ट्राइब ने लड़ाई से पहले अपनी तलाशी में इसे मिस नहीं किया होता। स्पिरिट स्प्रिंग का वॉल्यूम बहुत बड़ा था और कुछ ही पलों में 100 से ज्यादा प्राइमेवल स्टोन्स झरने के पानी के साथ बाहर निकले और आसपास की जमीन पर गिर गए। ये सच में एक नया स्पिरिट स्प्रिंग है और इसका वॉल्यूम तो स्पिरिट स्प्रिंग से भी ज्यादा है। मा यिंग जी इतना खुश था कि उसकी आंखें भी लाल होने लगी। क्या इसे ही कहते हैं बेहद दुख के बाद खुशी मिलना? ये जरूर लॉन्जेविटी हेवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। सरदार, वो वापस आ गया। इस वक्त फेई काई थोड़ा लंगड़ाते हुए वापस आया और नए झरने को देखकर उसकी रीढ़ भी हैरानी से फैल गई। अजीब बात है, यहां अचानक एक झरना कैसे आ गया? मा यिंग जी जोर से हंसा। फी काई, तुम वो लकी स्टार हो जिसे जन्नत ने मेरे लिए भेजा है। आज से तुम अपना नाम बदल लो। फेई काई, बेकार माल, जैसा लगता है। मा यिंग जी, अपने पास बेकार माल कैसे रख सकता हूं? आज से तुम्हारा नाम होंगयू होगा, फेई होंगयून। इसका मतलब है कि हमारे मा ट्राइब पर किस्मत मेहरबान है। बेहद दुख के बाद खुशी। लेकिन मा यिंग जी की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि 7 दिन बाद हे ट्राइब की सेना आ पहुंची और गर्म तालाब की घाटी को घेर लिया। जिस रात ही ट्राइब की सेना ने पास में डेरा डाला, गर्म तालाब की घाटी के तीनों स्पिरिट स्प्रिंग्स एक साथ काले पड़ गए, पूरी तरह से दूषित हो गए। एक सरेंडर का खत जल्द ही मा यिंग जी तक पहुंच गया। मा यिंग जी ने सोचा भी नहीं था कि लू लैन आखिरी जीत हासिल करने के बाद भी उस नहीं छोड़ेगा। गू वॉर्म्स के इस्तेमाल से दूषित हुए स्पिरिट स्प्रिंग्स अब प्राइमेवल स्टोन्स पैदा नहीं कर सकते थे और सब बेकार हो चुके थे। भले हाइमा ट्राइब के पास अभी भी प्राइमेवल स्टोन्स का स्टॉक था,
लेकिन उन्होंने गर्म तालाब की घाटी में रहने की संभावना खो दी थी। मैंने सोचा नहीं था कि ही लूलैन हमला करने पर इतना तुला हुआ होगा। उसने अपने खत में हमारे माँ ट्राइब को सरेंडर करने के लिए कहा है, जो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। कमीने, वो सच में बहुत घिनौना है। मा यिंगजिए ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसका दिल गुस्से, नफरत, लाचारी और बेबसी से भरा हुआ था। ही लूलन, जिसे ब्लैक टायरेंट के नाम से जाना जाता है, हमेशा से ही क्रूर और हिंसक रहा है। लगता है पहले की लड़ाई ने उसके मन में माँ ट्राइब के लिए डर पैदा कर दिया है। लेकिन पूर्वज जायंट सुन के नियमों के कारण वो माँ ट्राइब को अपनी नज़र में रखना चाहता है और हम पर अत्याचार करना जारी रखना चाहता है। मा युलियांग अपनी कुर्सी पर अकड़ा हुआ बैठा था और गंभीर आवाज में इसका विश्लेषण कर रहा था। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, वैसे ये अच्छा भी है, हम ही लूलन के सामने सरेंडर कर सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि हम इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में भी दाखिल हो सकते हैं। मा यिंगजिए ने अपना सिर हिलाया। यही तो हे लूलैन की घिनौनी चाल है। ये सच है कि माँ ट्राइब इंपीरियल कोर्ट में रह पाएगा, लेकिन बाकियों का क्या? मैं तुमसे पूछता हूं, हमारे पास माँ सरनेम वाले कितने कबीले के लोग बचे हैं? मा युलियांग का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने जवाब दिया, सिर्फ 130 से कुछ ज्यादा। बिल्कुल सही। मा यिंगजिए ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। अपने कबीले को बढ़ाने के लिए हमें बहरी लोगों को अपनाना होगा और शादी ब्याह के जरिए बड़े पैमाने पर जुड़ना होगा और बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करने होंगे। लेकिन जब तक ही लूलैन एक आदेश देकर हमारे माँ ट्राइब को बहरी लोगों को अपनाने से रोक देगा और यहाँ तक कि हमें सिर्फ कबीले के अंदर ही शादी करने की इजाजत देगा, तब हमारे माँ ट्राइब को बढ़ने में कितना वक्त लगेगा? मा युलियांग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। यूज इस समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया। राजनीति गंदी चीज थी और उन्हें बहरी लोगों से शादी न करने देना आसानी से किया जा सकता था। हे लूलन को बस हुआंग जिन परिवार के खून की शुद्धता की रक्षा करने का कारण देना होगा और वो मा ट्राइब के विकास को आसानी से दबा सकेगा। तो फिर हम क्या करें? मा युलियांग ने अपना धीरज खो दिया। मा यिंगजिए कुछ देर चुप रहा और फिर दृढ़ निश्चय के साथ बोला, हम बहरी लोगों को मां सरनेम देंगे और उन्हें अपने ही कबीले का मान लेंगे। सरदार, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे माँ ट्राइब का हुआंग जिन ब्लडलाइन सच में। मा युलियांग ने झिझकते हुए कहा, हम इसके लिए कुछ उपाय सोचेंगे। हुआंग जिन ब्लडलाइन हमारे माँ ट्राइब का गर्व है, हम इसे कभी दूषित नहीं होने दे सकते। अगर हालत बेहतर होते हैं तो हम इन लोगों को निकाल सकते हैं और उनसे उनका मां सरनेम छीन सकते हैं। तब जाकर मा युलियांग को आराम महसूस हुआ और उसने सिर हिलाकर इस प्लान को मंजूरी दे दी। चैप्टर 546 द वे फॉरवर्ड फॉर द इनसिग्निफिकेंट पीपल। चलती गाड़ियां और हिनहिनाते घोड़े। लगभग 10 लाख लोगों का विशाल काफिला नॉर्दर्न प्लेन्स के सेंट्रल इंपीरियल कोर्ट रीजन की तरफ बढ़ रहा था। बाहर बर्फीला तूफान जोरों से चल रहा था, जिसके कारण बड़े पेट वाले घोड़े मजबूरी में अपना सिर झुकाए हुए थे। जमीन पर सफेद बर्फ घुटनों तक थी और हर कोई बेहद मुश्किल से कदम बढ़ा रहा था। एक के बाद एक नीले फार्म स्लग गू आगे बढ़ रहे थे। उनके पेट हर तरह के रिसोर्सेस से ठूसे हुए थे, जिससे उनका 3 हाथियों के बराबर का साइज एक पहाड़ी जैसा बन गया था। गाड़ियों पर गाड़ियां नीले फार्म स्लग गू के पीछे चल रही थी। इन मामूली इंसानों को आने वाले बर्फीले तूफान से बचाने के लिए वो पाले से ढके हुए थे। स्लग गू को जमने से बचाने के लिए 3 गू मास्टर्स एक स्लग गू की जिम्मेदारी ले रहे थे, अन पर जमी बर्फ को हटाते हुए और आग वाले गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके उन्हें गर्मी देते हुए उनका टेम्परेचर बनाए रखते थे। सेना इंपीरियल कोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे बर्फीला तूफान तेज होता गया, सेना की रफ्तार धीमी होती गई। बड़ी संख्या में मामूली गुलाम सफर के दौरान गिर गए और फिर कभी नहीं उठे। हे लूलैन गू मास्टर्स को उन्हें बचाने का आदेश दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भले ही इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड बहुत बड़ा था और 50 लाख लोगों को समा सकता था, ही लूलैन की नज़र में ब्लेस्ड लैंड के अंदर के रिसोर्सेस उसके थे। वो उन्हें इन नीची जात के गुलामों में क्यों बांटता? हर एक एक्स्ट्रा इंसान का मतलब था कि उस अपने फायदे का एक और हिस्सा खोना पड़ेगा। बेकार मामूली इंसानों की बड़ी संख्या में कुर्बानी देने के लिए बर्फीले तूफान का इस्तेमाल करना, ये पिछले सभी इंपीरियल कोर्ट के मालिकों के बीच एक छुपा हुआ नियम था। मामूली इंसानों की जिंदगी सस्ती थी। वो GHAS फूस की तरह थे। एक बार बर्फीला तूफान खत्म हो जाए तो वो फिर से तेजी से उग जाते, संख्या में बढ़ जाते और नॉर्दर्न प्लेन्स के दुर्लभ रिसोर्सेस को जोंक की तरह चूसते, अगले 10 साल के बर्फीले तूफान का इंतजार करते। जैसे जैसे बर्फीला तूफान तेज होता गया, लोग हवा के जोर के खिलाफ आगे बढ़ते गए। फैंग युआन बड़े से छिपकली के घर वाले गू के अंदर था। वो खिड़कियों के बाहर हवा की आवाज सुन सकता था।
बड़े से छिपकली के घर वाले गू के अंदर बसंत जैसी गर्मी थी। ऐसे माहौल में चलने के लिए इसका इस्तेमाल करने में पहले से 5 से 6 गुना ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च होता था। लेकिन फैंग युआन के लिए उसका रैंक 5 पीक स्टेज का 90% वाला एपर्चर हाई इस खर्च को बिना किसी परेशानी के आराम से झेल सकता था। इसके अलावा उसका दूसरा अपर्चर भी हाल ही में रैंक 5 अपर स्टेज तक पहुंच गया था। फैंग युआन खिड़की के पास आया, कासकर बैंड शीशे की खिड़की से बाहर बाईं तरफ देखा। वहां मा ट्राइब के लोग थे। जब से मा यिंगजिए ने सरदार की भूमिका संभाली थी, मा होंगयू भी दिखने लगा था, यहां तक कि चाओ लियानयू भी उसके पास थी। फैंग युआन ने पहले हाई इस बात की चोरी छुपे पुष्टि कर ली थी और यहां तक कि गे ट्राइब को मा होंगयू और चाओ लियानयू पर खास ध्यान देने का निर्देश भी दिया था। उसकी यादों में मा होंगयू ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की एक विरासत हासिल की थी। फैंग युआन के आगे के प्लान्स में वो एक बहुत ही काम का मोहरा था। जहां तक चाओ लियानयू की बात है, वो अभी भी एक बच्ची थी, उससे कोई खतरा नहीं था। साथ ही वो मा होंगयू के बहुत करीब थी। फैंग युआन अन पर और नजर रखना चाहता था। मेरी पिछली जिंदगी में मा होंगयून सामने आया था। ए फ्लैट, मेरे असर के बावजूद मा होंगयू फिर से सामने आ गया है। तो क्या भविष्य में वो और चाओ लियानयून फिर से उसी मुकाम तक पहुंचेंगे जैसा पिछली जिंदगी में हुआ था? दोबारा जन्म लेने के बाद से फैंग युआन को इतिहास बदलने के विषय में गहरी दिलचस्पी हो गई थी। उसके दिल की गहराइयों में जानने की एक इच्छा पनप रही थी। इतिहास के बहाव में एक जड़ता थी और बदलाव भी। अपने निजी अनुभव से अर्थ पर बताया गया बटरफ्लाई इफेक्ट थोड़ा गलत था। उसकी पिछली जिंदगी के 500 सालों में मा होंगयू को एक सरनेम दिया गया था और एक गू मास्टर के रूप में कल्टिवेट करने की इजाजत दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने एक रेलिक गू हासिल किया था और यूज मा यिंगजिए को दे दिया था। इस वक्त यही लू लन के दबाव के कारण हुआ जिसने मा यिंगजिए को ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। इस फैसले ने एक नए मा होंगयू को जन्म दिया। प्रक्रिया अलग थी, लेकिन नतीजा वही था। उसके सामने जो घटना घटी, उसने फैंग युआन को सोचने पर मजबूर कर दिया और वो अनचाहे ही एक शब्द के बारे में सोचने लगा, किस्मत। किस्मत, ये शब्द स्पेस या टाइम से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और सूक्ष्म था। कहा जाता है कि गू मास्टर पाथ्स में एक लक्ष्य भी था, लेकिन आज तक कोई भी इसकी पुष्टि नहीं कर सका। लेकिन कई अहम किरदार जो किस्मत से जुड़े हुए थे। लेस देन ग्रेटर देन में इसने साफ तौर पर डेस्टिनी गू के अस्तित्व का जिक्र किया था। हेवनली कोर्ट के दूसरी पीढ़ी के इमॉर्टल वेनरेबल विजडम पाथ के निर्माता इस गू को कंट्रोल करते थे, इसलिए वो भविष्य के 3 डेमन वेनरेबल्स के खिलाफ साजिश रचने में सफल रहे। 3 किंग्स ब्लेस्ड लैंड में फैंग युआन को लैंड स्पिरिट ने बताया था, रेड लोटस डेमन वेनरेबल एक महान नायक था जिसने किस्मत के बंधन को तोड़ा, इस दुनिया के सभी जीवों को अपनी किस्मत पर फिर से काबू पाने की अनुमति दी। असल में फैंग युआन ने ऐसी अफवाह सुनी थी, जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल एक लकपात गूवर्म को कंट्रोल करता था, इसलिए उसकी किस्मत बेहद अच्छी थी और उसकी कल्टीवेशन की यात्रा आसान थी। वो आफतों से बचता रहा और उस बड़े आशीर्वाद मिले। क्या इस दुनिया में सच में किस्मत का कोई धागा है जो सभी जीवों को एक साथ जोड़ता है? फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में भले ही वो एक गू इमॉर्टल बन गया था, वो इस दुनिया के रहस्यों और गुप्त बातों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सुलझा पाया था। चाहे वो उसकी पिछली जिंदगी हो या ये जिंदगी, वो जितना आगे बढ़ता, जितना मजबूत होता, उतना हाई यूज अपनी अनजानपान और छोटेपन का एहसास होता। जितना ज्यादा छोटा और अनजान वो महसूस करता, उतना ही ज्यादा उस आगे बढ़ने में दिलचस्पी होती, वो और आगे बढ़ना चाहता था। इस दुनिया के मुकबल मैं बस एक चींटी हूं। फैंग युआन के खून में गर्व और विनम्रता, जिद और समझदारी भरी हुई थी। अपने बिखरे हुए ख्यालों को इकट्ठा करते हुए फैंग युआन ने अपना ध्यान सामने के मामले पर केंद्रित किया। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड गू इमॉर्टल्स को रिजेक्ट कर देता है। मैं पहले से हाई रैंक 5 पीक स्टेज पर हूं। ये शायद पहली और आखिरी बार है जब मैं इंपीरियल कोर्ट में दाखिल हो रहा हूं, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को खुद छूने के लिए। लेकिन इस बार ही लू लैंड जानबूझकर गर्म तालाब की घाटी गयामा ट्राइब को सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए, ये एक अजीब चाल थी। फैंग युआन की नजर गंभीर हो गई। मा ट्राइब पहले ही बुरी तरह हार चुका था और उनके पास हुआंग जिन ब्लड लाइन था, तो हे लू लैंड ऐसा क्यों करेगा? उसकी पिछली जिंदगी में यह समझ में आता था। टैब, मा ट्राइब पूरी तरह से लाचार नहीं था, उनके पास मजबूत डिफेंस था और वो एक कछुए का खोल थे जिसे तोड़ना मुश्किल था। हे लू लैंड के पास उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ए फ्लैट, जब मा ट्राइब का पतन हो रहा था,
ही लूलैन ने फिर भी अपनी सेना को हरकत में लाया और मेहनत करके मा ट्राइब को सरेंडर करने पर मजबूर किया। उसने मा ट्राइब को दबाने के लिए इतनी कोशिश की। क्या उसकी मा ट्राइब से कोई गहरी दुश्मनी थी? फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। इस सोच को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं था। छोड़ो भी, शायद ही लूलैन बस जोश में आ गया था और अपनी शान बढ़ाना चाहता था। ये सिर्फ एक छोटी सी डिटेल है, मेरी अपनी ताकत हमेशा सबसे जरूरी चीज है। ऐसा सोचते हुए उसका मन अपने अपचर में चला गया। किलर मूव 4 आर्म अर्थ किंग का इस्तेमाल करने से लगे घाव अब ठीक हो चुके थे। जहां तक किलर मूव की बात है, उसने उसमें कई बदलाव किए थे। उसने अर्थ ओवरलोड गू को विंड ओवरलोड गू में बदल दिया था। जहां तक दूसरे सहायक गू वॉर्म्स की बात है, उन्हें उसी के अनुसार एडजस्ट किया गया था। इस तरह उस जमीन पर पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हवा में सबसे अच्छी तरह लड़ेगा। हवा जितनी तेज होगी, वो उतनी ही ज्यादा लड़ाई की ताकत दिखा पाएगा और किलर मूव का इस्तेमाल करने के बाद उतने ही कम नुकसान झेलने पड़ेंगे। लेकिन फैंग युआन संतुष्ट नहीं था। ये सिर्फ एक टेम्पररी समझौता था, इस किलर मूव की कमजोरी कम नहीं हुई थी। अगर वो बिना हवा वाले माहौल में लड़ता तो किलर मूव का इस्तेमाल करने के परिणाम पहले से बेहतर नहीं होते। गू मास्टर्स के लिए हवा को रोकने के बहुत सारे तरीके थे। एक बार उसकी कमजोरी सबके सामने आ गई तो उसका किलर मूव उसके दुश्मनों के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा, उन्हें उससे कोई डर नहीं लगेगा। असल में मैं चाहे कितने भी अच्छे बदलाव कर लूं, मैं संतुष्ट नहीं हूंगा। मेरा असली मकसद अपनी स्ट्रेंथ एंस्लेवमेंट डुअल कल्टिवेशन की कमजोरी को खत्म करना है। किलर मूव 4 आर्म अर्थ किंग सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन यह नतीजा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता था। जो फैंग युआन चाहता था वो अपने शरीर को पूरी तरह से बदलना था, वो ऐसे टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था। फिर भी इस मुकाम तक पहुंचना हाई फैंग युआन के 500 साल के ज्ञान के भंडार को खर्च कर चुका था। आखिरकार फैंग युआन तब एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल था। स्ट्रेंथ और एंस्लेवमेंट पाथ्स में उसकी महारत सिर्फ साइड पाथ्स दी, उसने सिर्फ आइसबर्ग का एक सिरा ही छुआ था। अगर मुमकिन होता तो फैंग युआन जल्दी से एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल बनना चाहता, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद अब मामला अलग था। उसका विटल गू ब्लड पाथ गू नहीं था। गू इमॉर्टल बनने की एक जरूरी शर्त वाइटल गू थी। शुरुआत में फैंग युआन को सेकंड एपेचर गू मिलने के बाद उस एक दूसरा मौका मिलता, लेकिन वो जरूरी ब्लड पाथ वाइटल गू अभी भी इनहेरिटेंस में दफन था, वो अभी तक सामने नहीं आया था। फैंग युआन बेकार में इंतजार नहीं कर सकता था, हालत यूज मजबूर कर रहे थे। उसके पास अब सिर्फ खुद को मजबूत करने का विकल्प था, ताकि वो आने वाली चुनौतियों और उसके आसपास छुपे सभी दुश्मनों से निपट सके। जिंदा रहना वो सबसे जरूरी चीज थी। फैंग युआन ने यह भी महसूस किया था कि स्ट्रेंथ और एंस्लेवमेंट पाथ्स में उसकी नींव कमजोर थी। उसकी पिछली जिंदगी में कई पाथ्स में उसकी शामिल होने की वजह से वो कई पाथ्स के गू वॉर्म्स को आसानी से कंट्रोल कर सकता था और अलग अलग गू वॉर्म्स के कॉम्बिनेशन में माहिर था। उनमें से एंस्लेवमेंट पाथ में उसकी महारत सबसे ज्यादा थी। लेकिन स्ट्रेंथ एंस्लेवमेंट डुअल कल्टिवेशन के मामले को सुलझाने के लिए, जो एक पुराना सवाल था, यूज इतिहास से आगे बढ़ना होगा और रचनात्मक और हिम्मत वाले प्रयोग करने होंगे। इस मामले में उसकी नींव कमजोर थी। भले हाई फैंग युआन के पास अब लुओपो वैली के सुराग शायद लुओपो वैली हासिल करने के बाद वो शानदार सोल पाथ में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन फैंग युआन को कभी भी भविष्य की कुछ संभावनाओं पर अपनी उम्मीदें रखना पसंद नहीं था। भले ही वो भविष्य में सोल पथ में बदल जाए, एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ में उसकी मेहनत एक कीमती रिसोर्स होगी और उसकी भविष्य की कल्टीवेशन में बहुत फायदा पहुंचाएगी। अपनी कमी को जानते हुए फैंग युआन इन कुछ दिनों से जोर शोर से पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने बैटल मेरिट्स के बड़े भंडार का इस्तेमाल करके ड्रैगन हॉर्स स्पिरिट, 3 हार्ट्स कॉम्बिनेशन सोल, हर तरह के किलर मूव्स और साथ ही दर्जनों छोटे स्ट्रेंथ पाथ इनहेरिटेंसेस एक्सचेंज किए। यूज 4 एंस्लेवमेंट मास्टर्स के रिकॉर्ड किए गए जर्नल भी मिले। उनमें से रैट एपिडेमिक, थंडर एक्सप्लोजन, लेपर्ड रश और हॉर्स बैराज, ये 4 किलर मूव्स अनमोल थे। फैंग युआन की नींव हमेशा से मजबूत थी। इन दिनों वो मेहनत से पढ़ रहा था। स्ट्रेंथ और एंस्लेवमेंट पथ में उसकी समझ और ज्ञान पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गया था। अपनी पिछली जिंदगी से अलग, जहां उसने इन पाथ्स को एक साइड पाथ के रूप में पढ़ा था, इस बार उसने इन पाथ्स को खुद अनुभव किया था और अपने थेरीज के साथ उस अनगिनत प्रेरणाएं मिली। लेकिन ये प्रेरणाएं अब उसकी समस्या को नहीं सुलझा सकती थी। असल में अगर शरीर के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देखी तो पहले रिकॉर्ड्स लेस देन ग्रेटर देन में थे। जब रेंजू एक ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां मौत तय थी, अपने पिता को बचाने के लिए डेसोलेट एंशिएंट मून चेंग बाय पहाड़ पर आए और उसने रॉकमैन को मार डाला।
फैंग युआन को एक झटके में प्रेरणा मिली जब उसने अपने पास राखी लेस देन ग्रेटर देन को पलता। ये गू मास्टर दुनिया की पहली क्लासिक किताब थी, इसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए थे। यहां तक कि गू इमोर्टल जैसे लोग भी इसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखते थे, कभी कभी इसे पलटकर सीखते थे। चैप्टर 547 सर्च फॉर सक्सेस। फैंग युआन ने लेस देन ग्रेटर देन के पन्ने पलटे और उसमें यह दर्ज था, जब रेंजू एक ऐसी स्थिति में था जहां मौत निश्चित थी, जब वो लुओपो घाटी में गिर गया था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। डेसोलेट एंशिएंट मून अपने पिता को बचाने के लिए चेंग बाई पहाड़ पर चढ़ी और छोटी तक पहुंचने की कोशिश की ताकि वो एक लौटा सक्सेस गू हासिल कर सके। जैसे ही वो सक्सेस गू से एक मन्नत मांगती, डेसोलेट एंशिएंट मून रेंजू को बचा पाती। लेकिन जब डेसोलेट एंशिएंट मून पहाड़ के नीचे पहुंची तो यूज रॉकमैन ने रोक लिया। हुआ ये कि जब रेंजू की दूसरी बेटी चेंग बाई पहाड़ पर पहुंची तो उसने लवगू के खूबसूरत सपने को बर्बाद कर दिया था। गुस्से में आकर लवगू ने डेसोलेट एंशिएंट मून को रोकने के लिए रॉकमैन को जागा दिया। जब डेसोलेट एंशिएंट मून ने रॉकमैन को मार दिया और पहाड़ की कमर तक पहुंची, लवगू अभी तक गया नहीं था। वो डेसोलेट एंशिएंट मून के सामने प्रकट हुआ और बोला, अरे इंसान, तुमने मेरा मीठा सपना तोड़ा, फिर भी तुम सक्सेस गू ले जाना चाहती हो। ए फ्लैट मेन पूरे चेंग बाई पहाड़ को गिरा दूंगा, तुम्हें अरबों पत्थरों में से यूएस एक लौटे सक्सेस गू को ढूंढने में मजा आएगा। हा हा हा। ऐसा कहकर लवगू चेंग बाई पहाड़ से टकरा गया। चेंग बाई पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं था, ये पूरी तरह से एक के ऊपर एक रखे पत्थरों का एक ढेर था। लवगू के टकराने के बाद पूरा पहाड़ धराशायी हो गया। लवगू घमंड से चला गया, पीछे डेसोलेट एंशिएंट मून को छोड़ गया जो इस विशाल पत्थरों के ढेर को हक्का बक्का होकर देख रही थी। वो इस अफरा तफरी भरे पत्थरों के ढेर में से यूएस एक लौटे सक्सेस गू को कैसे ढूंढने वाली थी? डेसोलेट एंशिएंट मून परेशान थी। बिना किसी विकल्प के यूज सलाह लेने के लिए कॉग्निशन गू के पास वापस जाना पड़ा। जब कॉग्निशन गू ने डेसोलेट एंशिएंट मून की बात सुनी तो उसने एक आह भरी, लवगू हमेशा से ही जिद्दी और अनरीजनेबल रहा है, चाहे मैं हूं या मेरा बच्चा विजडम गू, हम उससे टकराना नहीं चाहेंगे। अभी चेंग बाई पहाड़ गिर चुका है, तुम्हें इन पत्थरों को एक एक करके देखना होगा ताकि उनके बीच से असली सक्सेस गू को ढूंढ सको। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कॉग्निशन गू ने फिर कहा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, चेंग बाई पहाड़ पर दो गू हैं। एक है सक्सेस गू पहाड़ की चोटी पर, दूसरा है फेलियर गू पहाड़ के नीचे। असफलता ही सफलता की जननी है, लेकिन उसके और भी कई बच्चे हैं। वो पत्थर सक्सेस गू के भाई बहन हैं। जब तुम उन पत्थरों को उठाओगी तो कई अनापेक्षित बुरी स्थितियां पैदा होंगी। मैं तुम्हें यहां एक राज बताता हूं, जब तक तुम अपने दिल में मैं के विश्वास को मजबूती से बनाए रखोगी, ये विनाशकारी स्थितियां धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। डेसोलेट एंशिएंट मून ने यह सुना और उसका दिल बैठ गया। उसने फिर पूछा, तो मैं अपने हाथ में रखे पत्थरों को कैसे पहचानूंगी? सक्सेस गू और फेलियर गू कैसे दिखते हैं? कॉग्निशन गू ने आह भरी, वो लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना आसान है। बस उन्हें अपने हाथ में पकड़ो, तुम्हें उनकी पहचान के बारे में पता चल जाएगा। सक्सेस गू की तुम्हारी खोज में वो फेलियर गू तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा होगा। तुम फेलियर गू को पकड़कर नहीं रख सकती, वरना तुम पूरी तरह से खो जाओगी और तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। डेसोलेट एंशिएंट मून ने यह सुना और सिर हिलाया, अपना आभार व्यक्त किया। कॉग्निशन ने जाने से पहले उस फिर से निर्देश दिया, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें यह सिखाया है। अगर लवगू मुझे ढूंढने आ गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पागलपन और शरारती प्रेम के सामने बुद्धि और ज्ञान सिर्फ भाग सकते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। डेसोलेट एंशिएंट मून ने हामी भरी और चेंग बाई पहाड़ पर वापस आ गई। पत्थरों के विशाल ढेर को देखकर उसका दिल उदास था। सफलता आसानी से नहीं मिलती थी, सफलता पाने के लिए उस बड़े खतरे उठाते हुए झुककर ढूंढना था। डेसोलेट एंशिएंट मून ने गहरी सांस ली और पहला पत्थर उठाया। ये पत्थर मामूली था, लेकिन जब डेसोलेट एंशिएंट मून ने इसे अपने हाथ में पकड़ा तो ये हल्का सा हिला। डेसोलेट एंशिएंट मून के हाथ पर एक हल्का सा घाव आ गया। यह सक्सेस गू नहीं था, बल्कि सक्सेस के भाई बहनों में से एक था, फेलियर गू के बच्चों में से एक। डेसोलेट एंशिएंट मून का दिल हिल गया। उसने अपने हाथ पर लगे घाव को छुआ और कॉग्निशन गू की बात याद की, जब तुम उन पत्थरों को उठाओगी तो कई अनापेक्षित बुरी स्थितियां पैदा होंगी। तुम्हें अपने दिल में मैं के विश्वास को मजबूती से बनाए रखना होगा। तो यह है वो भयानक स्थिति। डेसोलेट एंशिएंट मून समझ गई। उसने अपने दिल में जाप किया, मेन 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 मेन। जैसे ही उसने जाप किया,
उसके हाथ का घाव चमत्कारी ढंग से ठीक हो गया। सिर्फ एक हल्का सा निशान रह गया। उसने पहला पत्थर फेंक दिया और दूसरा पत्थर उठाया। जब उसने इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़ा तो डेसोलेट एंशिएंट मून का दिल उछल पड़ा, क्योंकि एक तीव्र डर की भावना ने यूएस पर हमला किया। डेसोलेट एंशिएंट मून डर से कांप रही थी। वो लगभग भागकर बचना चाहती थी इस जगह से दूर, लेकिन उसने खुद को संभाला और मे का जाप किया। लंबी देर के बाद वो धीरे धीरे ठीक हुई, क्योंकि उसके दिल का डर आधा हो गया था। आखिरकार तीसरा पत्थर उठाया। इस पत्थर ने उसे निराश कर दिया। वो सोचने से खुद को रोक नहीं सकी, मुझे इन अरबों पत्थरों में से वो एक लौटा सक्सेस गू ढूंढना है। ये कितना मुश्किल है, मुझे कितना समय लगेगा। वो अब मुश्किल से हिल पा रही थी। उस लगा कि भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है। सक्सेस गू को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो लगभग हार मानने ही वाली थी, लेकिन उसने अपने पिता के बारे में सोचा जो जीवन मृत्यु के दरवाजे में फंसे हुए थे। अगर मैं हार मान लूंगी तो पिता को कौन बचाएगा? डेसोलेट एंशिएंट मून कांप उठी। अरे नहीं, मेन का जाप करना भूल गई। डेसोलेट एंशिएंट मून ने फिर से जाप किया, अपने दिल से निराशा को दूर किया और झुककर एक और पत्थर उठाया। जैसे ही उसने चौथा पत्थर अपने हाथ में पकड़ा, डेसोलेट एंशिएंट मून ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी नाक बदल गई थी। वो एक सूअर की नाक बन गई थी। उसने एक बार फिर मे का जाप किया, जिससे उसकी नाक ठीक हो गई। बहुत समय बिताने के बाद उसने सूअर की नाक से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी नाक अभी भी पहले के मुकाबले थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी। इसी तरह डेसोलेट एंशिएंट मून पत्थर उठाती रही, इस उम्मीद में कि वो सक्सेस गू मिल जाएगा। लेकिन दिन बीत गए और उस सिर्फ फेलियर गू के बच्चे ही मिले। इन पत्थरों में से कुछ ने उस घायल किया, कुछ ने उस निराश किया, कुछ ने डर और हताशा दी, जबकि कुछ ने उसके शरीर पर सूअर का सिर, चूहे की पूंछ आदि उगा दिए। इसके बावजूद कि डेसोलेट एंशिएंट मून लगातार मैं का जाप कर रही थी, कुछ निशान यूएस पर रह गए। जैसे जैसे वो जमा होते गए, इन निशानों ने यूज एक राक्षस बना दिया। उसके 6 सिर, 3 हाथ, 5 पूंछ यूजी आए और वो एक सेंटो जैसी दिखने लगी। उसके 16 पैर द और उसके कुछ पैरों पर मुलायम बाल द, कुछ पर सांप जैसी खाल थी, कुछ पर तेज पंजे द और कुछ पर सख्त खुर थे। सफलता की खोज में लोग अक्सर बदल जाते हैं और पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके कारण डेसोलेट एंशिएंट मून बहुत ज्यादा मजबूत भी हो गई। इतना कुछ झेलने के बाद वो पहले से कई सौ गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी। ये पत्थर अब उस परेशान नहीं कर सकते थे। सफलता, ओ सफलता, तुम कहाँ हो इस दुनिया में? उसके साथ मुंह एक साथ खुले। कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, जबकि दूसरे गुर्रा रहे थे। वो जितना ज्यादा असफल होती, उसके दिल में सफलता की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती। उसकी कड़ी मेहनत के बाद बिना उठाए गए पत्थरों की संख्या कम से कम होती गई। आखिरकार जब सिर्फ 2 पत्थर बचे थे, डेसोलेट एंशिएंट मून 2 मुश्किल विकल्पों के बीच फंस गई। बिना किसी शक के इन 2 पत्थरों में से एक सक्सेस गू था, जबकि दूसरा फेलियर गू था। अगर यूज सक्सेस गू मिल जाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर उसने फेलियर गू उठा लिया तो डेसोलेट एंशिएंट मून पूरी तरह से खो जाती, उसकी जान मरने के खतरे में पड़ जाती। भले ही डेसोलेट एंशिएंट मून एक राक्षस बन गई थी, बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। एक कदम स्वर्ग की ओर, एक कदम नरक की ओर, उस क्या चुनना चाहिए? डेसोलेट एंशिएंट मून झिझकने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर मैं असफलता के डर से अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं करूंगी तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। मैं पहले से ही इतनी मजबूत हूं, सफलता मुझसे बस एक कदम दूर है। भले ही मैं फेलियर गू उठा लूं, जब तक मैं का जाप करती रहूंगी, मुझे उससे लेना चाहिए ना। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी हथेली बढ़ाई, एक पत्थर को उठा लिया। बदकिस्मती से उसने फेलियर गू उठा लिया। एक अनापेक्षित खून, आत्मसंदेह की भावना ने यूएस पर हमला किया। मैन। डेसोलेट एंशिएंट मून लगातार मैं का जाप करती रही, लेकिन उसकी आवाज धीमी होती गई। आखिरकार उसके साथ मुंह हिलना बैंड हो गए, उसका चेहरा हक्का बक्का सा हो गया। वो अंतहीन उलझन में पड़ गई थी, उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया था। एक इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी अपने अस्तित्व का एहसास खो देना है। उफ! ये पढ़ने के बाद फैंग युआन ने एक आह भरी और किताब बैंड कर दी। एक पाल में उसके ख्याल भटक रहे थे और उसके चेहरे पर एक बहुत ही जटिल भाव था। खिड़की के बाहर अभी भी बर्फबारी हो रही थी, बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे। जैसे जैसे 10 साल की आफत नजदीक आ रही थी, बर्फीला तूफान कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था।
नॉर्दर्न प्लेन्स, दिसंबर का अंत। जब ही लूलैंड सेना का नेतृत्व करते हुए आखिरी लम्हे में इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो गठबंधन में लगभग आधे सदस्य ही बचे थे। बड़ी संख्या में मामूली लोग रास्ते में ही मर गए थे। असल में कई गू मास्टर्स जानवरों के झुंडों के हमलों से मर गए थे। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को खोलने वाली चीज ही लूलन के पास थी। जब वो खड़ा हुआ तो हवा में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। तुरंत बाद सुनहरी रोशनी तेज हो गई, एक रोशनी का गोला बन गया। रोशनी का गोला फैला और एक विशाल शहर के दरवाजे में बदल गया। दरवाजे पर नफीस चांदी के फूलों के पैटर्न थे। कई मुट्ठी के आकर के तांबे के बटन दरवाजे पर लगे हुए थे। बूम! ऐसा लगा जैसे दरवाजे के पीछे एक अदृश्य हाथ हो जो भरी दरवाजे को खींच कर खोल रहा था। तुरंत चंदन की गहरी खुशबू फैल गई। हवा में बर्फ ने हिलना बैंड कर दिया। एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में हवा में बर्फ मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा हो गई। एक पाल में एक ठोस और शानदार बर्फ की सीधी बन गई। सीधी के ऊपर वो तैरते हुए इंपीरियल कोर्ट के दरवाजे से जुड़ी हुई थी। ये जमीन तक फैली हुई थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड। हे लूलैन अपनी उत्तेजना को छुपा नहीं सका। उसने 3 कदम एक साथ लिए और बर्फ की सीधी पर चढ़ गया। इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। फैंग युआन दूसरा व्यक्ति था। उसकी निगाहें गंभीर हो गई जब उसने शांत कदमों से अंदर प्रवेश किया। उसके बाद ताई बाई यून शेंग, हाओ जी लियू और दूसरे हाई लेवल एक्सपर्ट्स अंदर गए। लगभग 1 घंटे बाद पूरी ही ट्राइब की सेना इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश कर चुकी थी। बर्फ की सीधी टूट गई और लाल शहर का दरवाजा खुद बैंड हो गया। रोशनी का गोला सिकुड़कर एक बिंदु बन गया और गायब हो गया। वो सब अंदर चले गए। चुपके से देख रहे गू इमॉर्टल्स ने अपनी लाचार और यादों भरी निगाहें हटा ली। चैप्टर 548 इनहेरिटेंस हिडन इन ईयरी फायर पाइथन्स। ये जब फैंग युआन ने अपनी ईयर खोली तो उसके सामने का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। आसमान हल्का सुनहरा था। जमीन पर बसंत का मौसम था। हरे भरे खेत, हल्की हल्की नदियां बह रही थी और नीची नीची पहाड़ियां थी। इस अनंत मैदान में दूर तक देखा जा सकता था। ये एक शांत और सुकून भरी दुनिया थी, बाहर के बर्फीले तूफान से बिल्कुल अलग। यह नॉर्दर्न प्लेन्स का सबसे बड़ा स्वर्ग था, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड। ये हर 10 साल में एक बार खुलता था, नॉर्दर्न प्लेन्स के मालिक के लिए एक इनाम के रूप में। फैंग युआन ने आसपास देखा और पाया कि वो अकेला था। भले ही सब एक ही दरवाजे से अंदर आए थे, दरवाजे से गुजरने के बाद वो अलग अलग हो गए और ब्लेस्ड लैंड के किसी भी हिस्से में रैंडमली ट्रांसपोर्ट हो गए। ये हर बार की तरह ही था। फैंग युआन को हैरानी नहीं हुई। पहले हुए समझौते के मुताबिक एब्यूज ब्लेस्ड लैंड के केंद्र की तरफ जाना था, जहां जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का पुराना निवास स्थान था, नॉर्दर्न प्लेन्स सेक्रेड पैलेस। आखिरकार वे यहां आ ही गया। फैंग युआन ने अपनी सांसें नियंत्रित की। इंपीरियल कोर्ट का मुकाबला तो बस एक शुरुआत थी, असली अहम घटनाएं तो अब होने वाली थी। उसने ईगल राइज गू को एक्टिवेट करने की कोशिश की। उसका क्रिस्टल पर्पल प्राइमेवल एसेंस उसकी इच्छा के अनुसार चला और ईगल राइज गू में घुस गया। स्वूश! एक हल्की सी आवाज के साथ तेज दर्द हुआ और उसकी पीठ पर 2 चौड़े और विशाल काले बाज के पंख उगाए। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर मॉर्टल गू का इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं था। जहां तक इमॉर्टल गू की बात है, उन्हें किसी भी ब्लेस्ड लैंड में रोका नहीं जा सकता था। मजबूत बाज के पंखों ने हल्के से फड़फड़ाया और फैंग युआन को हवा में उठा लिया। हवा में उड़ते हुए, अपने चेहरे पर हल्की हवा महसूस करते हुए, वो कुदरत की अनोखी महक सूंघ सकता था जो पूरे ब्लेस्ड लैंड में फैली हुई थी। बाहर की दुनिया के मुकाबले ये जगह बेहद शांत थी, जैसे स्वर्ग हो। फैंग युआन को कोई जल्दी नहीं थी, वो धीरे धीरे उड़ रहा था और आसपास के नज़ारों का आनंद ले रहा था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का लैंडस्केप नॉर्दर्न प्लेन्स से काफी मिलता जुलता था। एक नज़र में ये एक विशाल मैदान था, जिसमें सुंदर और नफीस रेखाओं वाली पहाड़ियां और ढलानें थी। ये हरे जड़े की एक धारा जैसा लग रहा था जो बिना किसी रुकावट के आसानी से बह रहा था। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स से अलग, हर 8 ली पर जमीन पर एक टावर था। इन टावर्स ने फैंग युआन को टोटम के खंभों की याद दिला दी। हर एक लगभग 25 मीटर ऊंचा था। वो ऊंचे और सीधे दी, सुनहरे और चांदी की सतह के साथ, जिस पर कई कीमती रत्न जड़े हुए सुंदर और नफीस। टावर के अंदर अनगिनत बड़ाएं थी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता। अंदर कई गू वॉर्म्स थे। जब ब्लेस्ड लैंड में कीड़ों के झुंड गू को जन्म देते, तो यह गू वॉर्म्स झुंड से अलग हो जाते और इन टावर्स में रहने लगते। यह टावर्स जायंट शून्य बनवाए चाहे किसी भी तरह का गू वर्म हो, वो टावर्स के अंदर अपना भोजन ढूंढ पाते थे।
हर टावर में 10,000 गू वॉर्म्स थे। इन गू में कई प्रजातियां शामिल थी, बड़ी संख्या में आम गूदी और कुछ दुर्लभ गू भी। बिना किसी शक के इनमें से हर एक टावर एक बहुत बड़ी दौलत थी, यहां तक कि फैंग युआन भी उनकी तरफ खिंचाव महसूस कर सकता था। उसने तो एक टावर में लगभग 1,000 स्टारलाइट फायरफ्लाई गू का एक झुंड भी देखा। अफसोस, मैं इन गू को अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। जब इंपीरियल कोर्ट का मुकाबला पहली बार शुरू हुआ था, कुछ हिम्मत वाले गू मास्टर्स ने चोरी करने या यहां तक कि टावर्स पर हमला करने की कोशिश की थी, ताकि अंदर के जंगली गू ले सकें। आखिर में वो मोमबत्तियों की तरह हो गए, उनका पूरा शरीर पिघल गया जब तक कि उनकी सफेद हड्डियों का कंकाल ना बच गया, जो एक ढेर में टूट गया। फैंग युआन की निगाहें टिक गई। यह ब्लेस्ड लैंड की स्वर्गीय शक्ति थी, आसमान और जमीन की ताकत। कोई भी मामूली इंसान इसका विरोध नहीं कर सकता था। यहां तक कि गू इमोर्टल्स भी इससे टकराकर बुरी हालत में आ जाते। काफी सबक मिलने के बाद अब तक किसी भी गू मास्टर ने टावर्स पर हमला करने का इरादा नहीं किया था। अगर हम इसकी जात तक जाएं, तो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को बनाने वाला गू इमोर्टल एक स्पेस पाथ गू इमोर्टल था जिसका नाम अब नहीं मिलता। इस वजह से यह ब्लेस्ड लैंड बहुत बड़ा है, दूसरे ब्लेस्ड लैंड से कहीं ज्यादा बड़ा। जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल के इमोर्टल बनने से पहले उसने किस्मत से इस जगह को विरासत में पाया और ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन गया। जायंट सुन के इमोर्टल वेनरेबल बनने के बाद और अपर शक्ति प्राप्त करने के बाद उसने महान तरीके दिखाए और इंपीरियल कोर्ट मुकबल की परंपरा स्थापित की, जिससे ये प्राचीन ब्लेस्ड लैंड अब तक अस्तित्व में है। फैंग युआन उड़ते हुए याद कर रहा था। एक इमोर्टल वेनरेबल के तरीके उसकी समझ से परे थे। कौन जाने जायंट सन इमोर्टल वेनरेबल ने यह कैसे किया, लेकिन नतीजा ये था कि उसके कंट्रोल में इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को अब स्वर्गीय आपदाओं या धरती की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता था। हिस हिस हिस। 1 घंटे तक उड़ने के बाद अनगिनत टावर्स को पार करके फैंग युआन को एक छोटी सी घाटी में एक विशाल पाइथन ने उकसाया। ये चमकीला लाल विशाल पाइथन कम से कम 100 मीटर लंबा था, उसका शरीर एक टावर जितना मोटा था। उसके सिर पर एक नुकीला सींग था, एक जोड़ी खूनी ऊन फैंग युआन पर टिकी हुई थी, लगातार अपनी जीभ से हिसिंग कर रहा था। उसकी जीभ एक अजीब से बैंगनी रंग की थी और यूएस पर नीली आग की लपटें थी। ये तो एक दुर्लभ एरी फायर ड्रैगन पाइथन है। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ। इसी पाल विशाल पाइथन ने अपना मुंह खोला और एक गाड़ी के आकर की नीली बैंगनी आग का गोला फेंका। आग का गोला तेजी से नजदीक आया, हवा का तापमान तेजी से बढ़ गया। कुछ 100 कदम दूर से ही फैंग युआन के बाल और भावें सूखने के संकेत दे रहे थे। इससे नीली बैंगनी आग के भयानक तापमान का पता चलता था। फैंग युआन की भावें उठी और उसने अपने बाज के पंख फड़फड़ाए और ऊंचाई पर जाकर आग के गोले से आसानी से बच गया। किलर मूव, 4 आर्म विंड किंग। उसने एक साथ 10 से ज्यादा गू वॉर्म्स एक्टिवेट किए। उसका क्रिस्टल पर्पल तेजी से खर्च हो रहा था। इस बीच उसके शरीर से डुकांसे के हाथ उगाए। इसके बाद वो एक धूमकेतु की तरह नीचे गिरा, सीधे पाइथन की तरफ। बम! वो जोर से एरी फायर ड्रैगन पाइथन से टकराया, उसके साथ एक भयानक लड़ाई में उलझ गया। एक पाल में धूम उठा, झटके की लहरें फैली, आग की लपटें निकली और घाटी हिल गई। एरी फायर ड्रैगन पाइथन एक म्यूटेटेड जानवरों का राजा था। म्यूटेटेड जानवरों के पास रैंक 4 की लड़ाई की ताकत होती थी, जबकि उनके राजा के पास रैंक 5 गू मास्टर के बराबर की ताकत होती थी। लेकिन फैंग युआन बहुत पहले हाई रैंक 5 पीक स्टेज पर था और अपना किलर मूव इस्तेमाल करने के बाद उसकी लड़ाई की ताकत और भी ज्यादा थी। अगर एरी फायर ड्रैगन पाइथन चुपचाप छुपा रहता तो फैंग युआन शायद चलते चलते उस देख भी नहीं पाता। लेकिन जब उसने जानबूझकर उसे उकसाया, तो फैंग युआन को शिकार करने और यूज एक ट्रेनिंग डमी के रूप में इस्तेमाल करके अपने किलर मूव को सुधारने की इच्छा हुई। आधे घंटे बाद लड़ाई खत्म हो गई। फैंग युआन का शरीर काला हो चुका था, वो पूरी तरह से बर्बाद और नाश्त हो चुकी घाटी में खड़ा था। एरी फायर ड्रैगन पाइथन का विशाल शरीर आधा टूटे हुए पहाड़ी पत्थरों से ढाका हुआ था। फैंग युआन ने कुछ बार खांसा, थोड़ा खून थूका। सुधारे हुए किलर मूव के बाद के परिणाम पहले से काफी कम गंभीर थे। इसका एक कारण यह था कि एरी फायर ड्रैगन पाइथन के पास इंसानों जैसी बुद्धि नहीं थी। वो लड़ाई के बीच फैंग युआन की कमजोरी का पता नहीं लगा सका। अगर हवा रोक दी जाती तो फैंग युआन की हालत कहीं ज्यादा खराब होती। ये लड़ाई आसान नहीं थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड एक बेहतरीन माहौल था, वहां कई गू वॉर्म्स थी, इसलिए एरी फायर ड्रैगन पाइथन पर फायर पथ के जंगली गू वॉर्म्स की संख्या ज्यादा थी। उनमें से कई कीमती थे। फैंग युआन का किलर मूव मजबूत था, लेकिन उसके पास फायर पथ के खिलाफ ज्यादा डिफेंस नहीं था।
अगर यूज आग की लपटों से बचने की जरूरत नहीं पड़ती तो 30 मिनट की लड़ाई कम से कम 1/3 तेजी से खत्म हो जाती। फैंग युआन ने अपना लूट इकट्ठा करना शुरू किया। इस म्यूटेटेड जानवरों के राजा का शरीर कीमत से भरा हुआ था, जैसे कि पाइथन का खून ब्लड पाथ गू वॉर्म्स को खिलाने के लिए एक टॉप इंग्रेडिएंट था। पाइथन की खाल, नसें आदि अगर मामूली मार्केट में बेची जाती तो भरी हंगामा मचा देती। खासकर ईरी फायर स्नेक का पिट, यह बेहद कीमती था, इसे ट्रेजर येलो हेवन में भी बेचा जा सकता था। फैंग युआन ने अपनी कमाई को आयोजित किया, समय बचाने के लिए उसने सिर्फ कीमती चीजें ही अपने गू में राखी। एरी फायर ड्रैगन पाइथन, वो गुफाओं में एक परिवार के रूप में रहते हैं। अगर कोई छोटे ड्रैगन पाइथन होंगे तो मैं उन्हें पकड़कर हूँ इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में पालने के लिए रख सकता हूँ। ये भविष्य के लिए एक अच्छा निवेश होगा। फैंग युआन ने यह सोचा और आसपास तलाशी ली। बहुत जल्द उसने एक खोज की। यहाँ एक गू मास्टर का इनहेरिटेंस है। फैंग युआन को कोई बेबी ड्रैगन पाइथन नहीं मिला, लेकिन उसे एक चमकीला लाल पत्थर मिला जैसे आग का कमल हो। अपनी महारत से वो जल्दी समझ गया कि यह एक गू मास्टर का काम था। जब वो विशाल पत्थर के पास पहुंचा तो यह आग के कमल जैसा पत्थर परतों में खुल गया, जैसे एक खिलता हुआ कमल। आग का कमल पूरी तरह से खुल गया, अंदर के गू वॉर्म्स और एक शिलालेख को दिखाया। शिलालेख उस विशाल पत्थर के साथ एक ही था, इस पर नॉर्दर्न प्लेन्स के शब्द लिखे हुए थे। फैंग युआन ने यूज अच्छे से पढ़ा और उसके अस्तित्व को समझा। फायरपाथ गू मास्टर जिसने अपनी विरासत छोड़ी थी, उसका नाम ह्यूओ जेंगजून था। वो एक राइचस रैंक 4 फायरपाथ गू मास्टर था। वो गलती से इस घाटी में आ गया था और ईरी फायर ड्रैगन पाइथन ने यूएस पर हमला कर दिया था। अपने घावों से मरने से पहले उसने मजबूरी में अपने गू वॉर्म्स छोड़ दिए और विरासत बना दी। भविष्य में अगर कोई किस्मत वाला यहां आता तो यह गू वॉर्म्स का सेट उसका हो जाता। ह्यूओ जेंगजून ने 7 गू वॉर्म्स छोड़ थे, लेकिन इतने सालों बाद 4 मर गए और सिर्फ 3 बचे। 3 गू वॉर्म्स में से सिर्फ एक ने फैंग युआन को आकर्षित किया, वो था रैंक 4 फायर प्यूपल गू। जब एक गू मास्टर फायर प्यूपल गू का इस्तेमाल करता तो जहां भी वो देखता वहां आग लग जाती, अपने दुश्मनों को जला देती। ऐसा सुविधाजनक हमला करने का तरीका अक्सर लोगों को चौंका देता था, लेकिन इसकी कमजोरियां भी थी। अगर इसका लंबा समय तक इस्तेमाल किया जाता तो गू मास्टर की एज को नुकसान पहुंचता। उन्हें इस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए अच्छे हीलिंग गू और साथ हाई सहायक गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता। यह फायर प्यूपल गू ह्यूओ जेंगजून का कोर गू वर्म था। उसके छोड़े हुए गू वॉर्म्स के अलावा शिलालेख पर उसने गू रेसिपीज रिकॉर्ड की थी। फैंग युआन ने यूज 3 बार देखा, जानकारी को ईस्ट विंडो गू के अंदर स्टोर कर लिया। भले ही वो फायर पाथ कल्टिवेट नहीं करता था, यह रेसिपीज उसके लिए गू रिफाइनमेंट या यहां तक कि उसकी कल्टीवेशन में रिसर्च करते वक्त काम आती, एक प्रेरणा के रूप में। खासकर फायर प्यूपल गू की रिफाइनमेंट रेसिपी, इसकी बहुत कीमत थी। इस गू मास्टर के अनुसार रैंक 4 फायर प्यूपल गू को रैंक 3 फायर आई गू का इस्तेमाल करके एडवांस किया गया था, साथ हाई साइड ब्लो गू और कुछ जुड़े हुए गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स के साथ। फैंग युआन रैंक 3 फायर आई गू के बारे में जानता था। ये जांच के उद्देश्यों के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाला गू था। ये आंखों को आग की आंख में बदल सकता था, जिसमें कोहरे के पार देखने की क्षमता थी, लेकिन यह हर बार काम नहीं करता था। एक बार ये फेल हो गया तो आदमी अंधा हो जाता। फैंग युआन साइड ब्लो गू के बारे में भी जानता था। हे ट्राइब की सेना के हाओजी ल्यू के पास एक था। उसने एक बार इसे रैंक 4 लोकेशन स्वैप गू के साथ इस्तेमाल किया था। फैंग युआन ने फायर प्यूपल गू रख लिया, उसका फायर पथ पर जाने का कोई इरादा नहीं था। फायर प्यूपल गू उसके मौजूदा स्टाइल के अनुकूल नहीं था। जबकि हमला करने का तरीका सुविधाजनक था, ये बहुत प्रतिबंधित था, ये देखने पर बहुत ज्यादा निर्भर था। इस दुनिया में बहुत सारे अजीब गूद ईयों से संपर्क रोकने के अनगिनत तरीके थे। कोई सबसे मजबूत गू वर्म नहीं होता, सिर्फ सबसे मजबूत गू मास्टर होता है। गू वॉर्म्स महान डाव के स्रोत थे, वो मूल रूप से औजार थे। जब गू मास्टर उन्हें एक साथ इस्तेमाल करते तो वो महान प्रभाव पैदा कर सकते थे। कुछ कॉम्बिनेशंस तो कहीं ज्यादा बेहतर और उनका सामना करना मुश्किल होता था। उन्हें किलर मूव्स के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब यह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में मुझे मिली पहली गू मास्टर विरासत होनी चाहिए। फैंग युआन ने सोचा, दिलचस्पी महसूस हुई। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में अनगिनत गू मास्टर विरासतें थी। ये बेहतरीन माहौल के कारण था। इसके विपरीत मुख्य दुनिया में कई विरासतें अक्सर आपदाओं और जानवरों द्वारा नाश हो जाती थी, इससे पहले कि किस्मत वाला व्यक्ति वहां पहुंचे। इसके अलावा
इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश करने वाले सभी गू मास्टर्स कड़ी लड़ाइयों से गुजरे हुए एक्सपर्ट्स उनके पास कम से कम कुछ बेहतर गुण होने चाहिए थे, अगर वो पहले से ही नायक या महान विजेता नहीं थे। इसलिए इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर भरपूर विरासतें थी। जो भी किस्मत वाला होता उस कुछ ना कुछ मिलता। फैंग युआन ने तीनों गू वॉर्म्स को अपने अपचर में रख लिया, फिर शिलालेख को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आगे उसने आसपास तलाशी ली और सच में एक गुफा मिली। वो गुफा में घुसा और उसके सबसे निचले हिस्से तक गया, लगभग 100 मीटर जमीन के नीचे यूज 6 ईरी फायर ड्रैगन पाइथन के अंडे माइल ए फ्लैट। वो परेशान था। अगर ये एक बेबी एरी फायर ड्रैगन पाइथन होता तो वो उन्हें इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड ले जा सकता था और उन्हें आज़ादी से शिकार करने देता। लेकिन एक एरी फायर ड्रैगन पाइथन के अंडे को सहना आसान नहीं था। यूज रोजाना एरी फायर और पाइथन के खून से उन्हें नहलाना पड़ता। छोटे ड्रैगन पाइथन के निकलने के बाद उन्हें एरी फायर ड्रैगन पाइथन द्वारा खुद सिखाया जाना पड़ता कि अपनी ताकत का इस्तेमाल शिकार के लिए कैसे करना है। फैंग युआन के पास इन अंडन को सहने के लिए समय या मेहनत बर्बाद करने का वक्त नहीं था। कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी से इन अंडन को रखा और गर्म गुफा से बाहर निकल गया, आसमान की तरफ उड़ गया और बिना किसी भावना के अपनी यात्रा जारी रखी। चैप्टर एंड।